ऑडियो क्रमांक 7। पुस्तक का नाम शिष्ट बने सज्जन कहलाएं। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। वेशभूषा और चाल ढाल। नंबर 1। अपने देश की पोशाक पहनना बड़े गौरव का विषय है। किसी प्रकार का शौक या लालच के कारण विदेशी पोशाक की नकल करना अपनी हीनता प्रकट करना ही माना जाएगा। नंबर 2। वर्तमान समय में इतने ही पुरुष और स्त्री फैशन के भक्त बन गए, जिस प्रकार विदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं वह अशोभनीय है। विशेषकर अनेक स्त्रियों की चुस्त पोशाक तो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से सर्वथा हेय ही कही जाएगी। अनेक बार ऐसे कपड़े जब पसीने या वर्षा के कारण शरीर से चिपट जाते हैं तो स्त्री की नग्नता का प्रदर्शन होने लगता है। ऐसी स्त्रियां सज्जन पुरुषों के समक्ष अपना सम्मान स्वयं कम करती हैं। नंबर 3। बहुत से लोग अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए दिन में बार बार कपड़े बदलते रहते हैं। इसी प्रकार कई स्त्रियां भी जब तक दिन में 3-4 बार साड़ियां नहीं बदल लेती तब तक अपनी शान में कमी ही अनुभव करती रहती हैं। वास्तव में यह एक ओछेपन की प्रवृत्ति है। कपड़े साफ सुथरे और अपनी स्थिति के अनुसार मूल्यवान पहनना और बात है, पर अमीरी प्रकट करने के भाव से ज्यादा चमक दमक दिखलाना और ऐसा करना कभी प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। नंबर 4। सार्वजनिक सम्मेलनों और निजी उत्सवों में अवसर के अनुकूल पोशाक ही उचित है। जैसे धार्मिक आयोजनों में यदि हैट कोट आदि विदेशी पोशाक पहनकर जाया जाए तो उपहासास्पद जान पड़ेगा। इसी प्रकार किसी गरीब या मध्यम श्रेणी के यहाँ किसी उत्सव में बहुत अधिक कीमती और तड़क भड़क के वस्त्र पहनकर जाना भी एक प्रकार से निरर्थक ही है। शिष्टाचार की प्रवृत्ति स्वाभाविक हो। शिष्टाचार की भावना और नियमों का विवेचन करने से यह प्रतीत होता है कि इसका ठीक पालन करना वही व्यक्ति जानता है जिसे बाल्यावस्था से इसकी प्रेरणा दी गई हो और अभ्यास कराया गया हो। जो लोग यह बात सोचते हैं कि घर के भीतर आपस में शिष्टाचार दिखाने की क्या आवश्यकता है, वे बड़ी भूल करते हैं। यदि बालकों को आरंभिक जीवन में ही इसकी प्रेरणा नहीं दी जाएगी और वे आपस में अथवा अपने माँ बाप बड़े भाई से अशिष्टता का व्यवहार करते रहेंगे तो आगे चलकर उनके लिए बाहर वालों के साथ भी शिष्टाचार के नियमों का पालन करना असंभव होगा। जिन घरों में बड़े लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, परस्पर अशिष्ट व्यवहार किया करते हैं, उनके बच्चे भी उद्दंड और अविनयशील बन जाते हैं और दूसरों के साथ प्रायः असभ्यता का व्यवहार करने में संकोच नहीं करते। कुछ अधिक आयु होने पर जब बालक स्कूल जाने लगते हैं तब शिक्षकों पर यह उत्तरदायित्व आता है कि वे बालकों को शिष्ट, सुशील और सदाचारी होने की शिक्षा दें। यद्यपि स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों में कितने ही पाठ इन सद्गुणों की शिक्षा के संबंध में भी रहते हैं, पर मास्टर लोग उनको तोते की तरह रटा देते हैं। उनके वास्तविक तथ्य को हृदयंगम कराने की कोई चेष्टा नहीं करते और मास्टरों से इसकी आशा भी कैसे की जाए जब वे स्वयं इस संबंध में न तो विशेष जानकारी रखते हैं न तदनुसार आचरण करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि स्कूल में लड़का जैसे तैसे बड़ा होता जाता है, वह उद्दंडता, उच्छृंखलता और अविनयशीलता सीखता जाता है। आजकल तो अधिकांश छात्र ऐसे दिखलाई पड़ते हैं जो मास्टरों के पीछे ही नहीं उनके सामने भी अशिष्टता की बातें करने में संकोच नहीं करते। कभी कभी तो परिस्थिति बहुत गंभीर हो जाती है जब विद्यार्थी तक उद्दंड हो जाते हैं कि मास्टरों पर आक्रमण करके उनको शारीरिक आघात पहुंचाते हैं या इससे भी भयंकर कृत्य कर डालते हैं। ऐसे समय में इस बात की आवश्यकता अनिवार्य रूप धारण कर जाती है कि बालकों को छोटी आयु से ही सुशील बनाने की ओर पूरा ध्यान दिया जाए। देखने में यह एक साधारण बात प्रतीत होती है, पर यदि यह विचार किया जाए कि कुछ समय बाद ये ही लड़के बड़े होकर देश के नागरिक बनेंगे और शासन तथा समाज के संचालन का उत्तरदायित्व इन्हीं के कंधों पर आएगा, तो इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। अशिष्ट और असंयत व्यक्ति अपने लिए ही हानिकारक नहीं होते, वरन वे अपने राष्ट्र और समाज के सम्मान तथा प्रतिष्ठा को घटाने वाले सिद्ध होते हैं। इस परिस्थिति के सुधार का एकमात्र मार्ग यही है कि बड़ी आयु के व्यक्ति अपने रहन सहन और व्यवहार में सुधार करें। हमको यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि सबसे बड़ी शिक्षा उदाहरण द्वारा दी जा सकती है।
छोटी उम्र के लड़के प्रायः सब तरह के गुण और दोष घर वालों से ही सीखते हैं। जिस घर का जैसा घटिया या बढ़िया वातावरण होता है, उसके बालक अधिकांश उसी में ढल जाते हैं। इसलिए हम यदि स्वयं शिष्टाचार और सद्व्यवहार के नियमों का पालन करने लगे तो बालकों पर उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। साथ ही अशिष्ट लोगों के संसर्ग और कुसंगति से बालकों को अलग रखने की सावधानी भी रखी जाए। हमको यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बालकों की मनोभूमि में जैसा बीज आरंभ में बो दिया जाता है, वैसा फल बड़े होने पर उत्पन्न होता है। यदि हम अपनी संतान को आरंभ से ही दुर्गुणों और दोषों से बचाकर शिष्टता, सभ्यता, सदाचार की शिक्षा देंगे तो बड़े होने पर वे अवश्य ही श्रेष्ठ और सफल नागरिक सिद्ध होंगे। शिष्टता मानवता का एक लक्षण है। यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो निसंकोच कहा जा सकता है कि शिष्टता ही मानवता का प्रमुख लक्षण है। पशु पक्षियों को तो इस विषय का किंचित भी ज्ञान नहीं होता। उनका जीवन पूर्ण रूप से नैसर्गिक होता है, इसलिए वे अपने निश्चित रहन सहन से जरा भी नहीं हट सकते। पशुओं की क्या बात, बुद्धि से शून्य असभ्य जातियों के व्यक्ति भी इसी प्रकार का शिष्टाचार और सद्व्यवहार नहीं जानते जिससे अन्य व्यक्तियों को प्रसन्नता प्राप्त हो सके। अफ्रीका के घोर अरण्य में रहने वाले हबशियों के संबंध में मंटेरो नामक यूरोपियन लेखक ने कहा है, हबशी लोग प्रेम, अनुराग अथवा ईर्ष्या का नाम भी नहीं जानते। उनकी भाषा में अनुराग, प्रेम का सूचक कोई शब्द ही नहीं है। सरजान वालक ने अफ्रीका के ही हटेनटट जाति वालों का वर्णन करते हुए बतलाया कि वे लोग एक दूसरे से इतने अधिक उदासीन और निर्भय रहते हैं कि उन्हें देखकर आप यही समझेंगे कि उनमें प्रेम और शिष्टता जैसी कोई चीज नहीं है। हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि इस दृष्टि से हमारे पूर्वज अति प्राचीन काल से शिष्टाचार और सभ्यता के नियमों का पालन करते आए हैं और आज भी उनके इस उत्तराधिकार का अंश जहां तहां देखने को मिलता है। भारतवर्ष का अतिथि सत्कार, दान प्रणाली, गुरुजनों की पूजा और सेवा आदि बातें जगत प्रसिद्ध हैं। ये सब शिष्टता के ही अंश हैं। प्राचीन काल में जिस प्रकार पैर धुलाकर अर्घ्य, आचमन, आसन आदि से जिस प्रकार किसी अनजान अतिथि की खातिर की जाती थी, उसका उदाहरण संसार में कहीं नहीं मिल सकता। अनजान व्यक्तियों को तो एकाएक उस पर विश्वास भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार गुरु माता की पूजा और सेवा शुश्रूषा का यहाँ जो विधान बनाया था, वह भी शिष्ट व्यवहार का उच्चतम नमूना ही माना जा सकता है। इसी तथ्य को महात्मा गांधी ने आज से 52 वर्ष पहले इंदौर के एक बड़े अधिवेशन में प्रतिपादित करते हुए कहा था, मैं आप लोगों से यह कहने आया हूँ कि आप अपनी सभ्यता पर विश्वास करें और उस पर दृढ़ रहें। ऐसा करने से हिंदुस्तान सारे संसार पर साम्राज्य कर लेगा। हम ऐसे देश के रहने वाले हैं जो अभी तक अपनी प्राचीन सभ्यता पर निर्भर रह सके हैं। यूरोप की सभ्यता तो आसुरी है। अगर हम यूरोप की सभ्यता का अनुकरण करेंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। मैं इन सूर्य नारायण से जो उदय हो रहे हैं प्रार्थना करता हूँ कि भारत अपनी सभ्यता न छोड़े।